हेलो एवरीवन। आज फिर हम सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए ग्रामर की प्रिपरेशन करेंगे। आज हमने जो टॉपिक चूज़ किए हैं वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2017 के अंदर जनरल इंग्लिश एग्जाम के अंदर जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम आई स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग द ग्रामेटिकल एरर इन ईच। देखिए, आपको इसमें एरर ढूंढने पड़ते हैं और वो रीराइट करना होता है। विदाउट डूइंग द रीराइट आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसके अंदर देखिए, लेफ्ट टू राइट इसको एनालाइज करते हैं बहुत आराम से, बहुत ध्यान से। कॉन्सेप्ट आप लिखते रहिए। अगर आपके पास पेन और पेपर नहीं है तो ये जो सीरीज देखने से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होगा। तो मैं आपको कहूँगा पेन और पेपर अपने साथ रखिए और चीज़ों को समझते जाइए और टॉपिक लिखते जाइए। टॉपिक कहाँ से यूपीएससी पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, आई कांट बियर विद स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। इसके अंदर आई सब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है, दिख रहा है। उसके बाद ये जो है कैन, ये आपका मोडाल है। उसके बाद बियर है, जो वर्ब यूज हुई है वो की वर्ब की बेस फॉर्म है। उसके बाद विद एक प्रपोजिशन है, स्ट्रेस उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑफ दोबारा से प्रपोजिशन है, मॉडर्न लाइफ उस ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब गलती कहाँ पे है? सब कुछ ठीक है। बियर जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव भी होती है और इंट्रांजिटिव भी होती है। जब वो ट्रांजिटिव होती है उसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट और अलाउ वनसेल्फ टू बी सब्जुकेटेड। तो यहां पे यही मतलब इसका चाहिए कि आई कैन नॉट अलाउ दिस स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो जब भी ये एज ए ट्रांजिटिव वर्ब में इसका ये वाला मीनिंग होता है तो आप इसको विदाउट एनी प्रपोजिशन लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लिखेंगे, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको देना पड़ेगा, तभी ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। अब अगर आप बियर के साथ विद प्रपोजिशन का यूज करोगे तो ये क्या होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। और बियर विद का मतलब होगा टू बी इंडल्जेंट, पेशेंट और फॉर बियरिंग विद समवन। तो यहाँ पे ये वाला मीनिंग नहीं चाहिए, हमें ट्रांजिटिव वर्ब वाला मीनिंग चाहिए। इसलिए हम विद प्रपोजिशन को क्या करेंगे? ड्रॉप करेंगे। तो आपका जो आंसर होगा, आई कांट बियर द स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। यहाँ पे आप द आर्टिकल का भी यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, येस्टरडे आई रीच होम वेरी लेट। देखिए, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था वो वर्ब का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। वो वर्ब का कॉन्सेप्ट था। आपको पता होना चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं। और नहीं पता तो कैसे पता लगाओगे ये ट्रांजिटिव है ये इन ट्रांजिटिव है? इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनती है, मैं आपको बता दूंगा। देयर आर सर्टेन ट्रिक्स टू फाइंड आउट कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी इन ट्रांजिटिव है। दो तरीके हैं उसको चेक करने की, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल आपको बोलना पड़ेगा। मुझे बताइए, अभी तक मेरे पास अभय का कमेंट आया है जिसने मुझे बताया है कि उनको रेस्ट्रिक्टिव क्लोज के बारे में जानना है, तो उसके ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा। अब हम देखते हैं, येस्टरडे आई रीच होम वेरी लेट, ये किसका कंसेप्ट है? ये टेंस का कॉन्सेप्ट है। टेंस यहाँ पे आप देखो, ध्यान से देखो, येस्टरडे आई रीच होम वेरी लेट। तो येस्टरडे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। जब भी आपको किसी सेंटेंस के अंदर अगर पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट के अंदर दिया हुआ है, वहां पे आप प्रेजेंट टेंस नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? पास्ट में। और यहाँ पे रीच जो वर्ब है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि आपको दिखा रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का है, तो गलत हो गया। क्या? टेंस गलत हो गया। तो टाइम डिफाइंस द टेंस, टेंस टाइम डिफाइन नहीं करेगा। आप लोग यहाँ पे सोच रहे होगे येस्टरडे की जगह हम टुडे लिख दे, वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ टाइम में चेंज नहीं करना, आपको टेंस के अंदर चेंज करना है। तो पॉइंट ऑफ टाइम यही रहेगा, आपको टेंस चेंज करना होगा। येस्टरडे आई रीच्ड होम वेरी लेट, दिस शुड बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आई स्टडीड इन हिस्ट्री बिकॉज आई लाइक इट। देखिए, इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है, आप जब भी किसी सेंटेंस के अंदर, मेनली इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर, जहां पे आप देखोगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होते हैं, तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये, बिकॉज, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है और उसके अंदर दो क्लोज हैं, हालांकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर दो ही क्लोज होती है, अगर आपकी मेन क्लोज पास्ट के अंदर है तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी जो, वो पास्ट के अंदर ही होनी चाहिए, समझे? अनलेस एंड अनटिल, इसके अंदर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ये है कि वो पास्ट के अंदर होनी चाहिए सबऑर्डिनेट क्लोज भी। और कब नहीं होगी? एक ही रीजन है, या तो वो यूनिवर्सल फैक्ट हो, ठीक है, कोई फैक्ट हो, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, तो ही वो जो स्टेटमेंट है प्रेजेंट में लिख सकते हो। अदरवाइज अगर इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपकी मेन क्लोज जो है, अगर आपकी मेन क्लोज जो है वो पास्ट के अंदर है और आपकी जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो प्रेजेंट के अंदर है, तो गलत हो जाएगा।
अनलेस एंड अनटिल जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो फैक्ट लिखा हुआ है वो ट्रू है और कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, तब उसको आप प्रेजेंट के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप देखोगे, यहाँ पे आप मेन क्लोज तो पास्ट के अंदर देख रहे हो और यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो आप प्रेजेंट के अंदर देख रहे हो, लेकिन इसके अंदर एक फैक्ट लिखा हुआ है आई लाइक इट, तो उसको वो चीज पसंद है, दिस इज अ फैक्ट। वो पहले भी पसंद था उसको, हिस्ट्री सब्जेक्ट आज भी पसंद है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक है। इसमें गलती क्या है, इन प्रपोजिशन की। अब स्टडी जो वर्ब होती है ये इंट्रांसिटिव भी होती है और ट्रांसिटिव भी होती है, लेकिन जब स्टडी का मतलब आप किसी सब्जेक्ट में, आप किसी चीज के किसी को पढ़ रहे हो, आई स्टडी हिस्ट्री बिकॉज आई लाइक इट, तो स्टडी इन जो है वो दूसरा मीनिंग कन्वे करते हैं। यहाँ पे आपको स्टडी जो है, यहाँ पे अगर आप इसका मतलब देखोगे टू रीड इन डिटेल स्पेशली विद द इंटेंशन ऑफ लर्निंग, तो फिर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको चाहिएगा, इसके बाद इस वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, तब ये कहलाएगी आपके ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। तो आपका आंसर होगा आई स्टडीड हिस्ट्री बिकॉज आई लाइक इट। इन प्रपोजिशन को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, और देयर आर सर्टेन रूल्स और देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। स्टडी कब ट्रांजिटिव वर्ब होता है, कब इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। स्टडी समथिंग एट, स्टडी समथिंग अंडर, एंड स्टडी टू डू और बी समथिंग। तो ये डिफरेंट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के केस हैं जहां पे स्टडी एज अ वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रही है और स्टडी एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे शुरुआत के अंदर जो स्टडी है वो एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रही है, उसके डायरेक्ट बाद आपको क्या दिख रहा है, उसके डायरेक्ट बाद आपको प्रपोजिशन दिख रही है, राइट, ओके, ओ सॉरी, उसके डायरेक्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो दोबारा से हम देखते हैं नया कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ द रेन आई वुड हैव बीन स्टक इन द ट्रैफिक जैम। ध्यान से देखिए सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस है पहली बात तो सिंपल, ठीक है, सेंटेंस सिंपल है। अगर आपको लोगों को लग रहा है कि बिकॉज ऑफ द रेन, बिकॉज यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है, बिकॉज ऑफ एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद द रेन जो है उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये एक फ्रेज बन गई, ठीक है, इट्स एन फ्रेज। तो ये एक सिर्फ फ्रेज है। उसके बाद आप देखोगे आई वुड हैव बीन स्टक इन द ट्रैफिक जैम, ये आपकी मेन क्या होगी, ये आपका मेन सेंटेंस हो गया। अब यहां पे देखिए आई वुड हैव बीन स्टक इन द ट्रैफिक जैम, ध्यान से देखिए कंडीशनल का कॉन्सेप्ट है, आपको इस पे लिखना पड़ेगा, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल। यूपीएससी कंडीशनल से पूछ रहा है, यूपीएससी अगर आप देखोगे दोबारा से ये जो वर्ब का कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछा है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, कौन सा क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से पूछा जा रहा है उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ आपका कंडीशनल। तीन तरह के कंडीशनल होते हैं, ओपन, सेमी क्लोज्ड एंड क्लोज्ड। ओपन कंडीशनल अगर आप देखें जो कि प्रोबेबल सिचुएशन है, आप देखोगे सेमी क्लोज्ड कंडीशनल जो होते हैं वो इम्प्रोबेबल कंडीशंस होती हैं, और क्लोज्ड कंडीशनल जो होते हैं वो ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनका रिजल्ट क्या है, पास्ट में आ चुका है, वो पास्ट की इमेजिनेशन है, ठीक है, उनका कुछ नहीं हो सकता, ना तो इम्प्रोबेबल है ना प्रोबेबल है, उनका रिजल्ट आ चुका है, वो होता है क्लोज्ड। अब तीनों जो मैंने आपको बताया जो कंडीशनल्स होते हैं, इनकी फॉर्मेटिंग होती है सेंटेंस की, ये ऐसे ऐसे दिखते हैं। जहां पे आप ओपन कंडीशनल की बात करोगे वहां पे वुड और समथिंग ऐसा कुछ यूज होता है। सेमी क्लोज कंडीशनल के अंदर आपको क्या देखना होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी एक क्लोज के अंदर, दूसरी क्लोज के अंदर आपको सेंटेंस मिलेगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी एक क्लोज में, दूसरी क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, वो आपका सेमी क्लोज का कंडीशनल है। लेकिन क्लोज कंडीशनल में आप देखोगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट क्लोज के अंदर, दूसरी क्लोज में आपको मिलेगी वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका क्लोज कंडीशनल का ये पूरा सिंटैक्स हो गया। अब ध्यान से देखो, क्लोज कंडीशनल में मैंने आपको बोला है, क्लोज कंडीशनल में दूसरी वाली पहली वाली क्लोज में आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी, लेकिन यहां तो नहीं दिख रहा, यहां तो आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिख रही, लेकिन सेकंड वाली क्लोज में आपको वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर दिख रही है। तो ये अकेले नहीं आ सकती, ये अकेले आ ही नहीं सकती, ऐसे वाला केस आप अकेले नहीं यूज कर सकते, आपको इस वाले केस में भी आपको हैड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, या तो आप यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कीजिए जो कि अननेसेसरी है, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट जो है आपका पास्ट का रिजल्ट नहीं दिखा रही और ना ही पास्ट की इमेजिनेशन दिखा रही है। ये आपकी जो स्टेटमेंट है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपकी आप लिख सकते हो, इसको आप बोल सकते हो ये आपकी ओपन कंडीशनल का केस है, ठीक है। ओपन कंडीशनल का केस मैंने आपको बताया था जो कि प्रोबेबल सिचुएशन होती है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इट्स अ प्रोबेबल सिचुएशन, राइट, ओपन कंडीशनल। और ओपन कंडीशनल के अंदर आपको क्या लिखना पड़ता है, माइट या फिर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप इसके अंदर यूज करेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ठीक है, उसके अंदर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके अंदर दूसरी क्लोज के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज नहीं होती, सिर्फ उसके अंदर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करोगे तो वो कहलाएगा आपका प्रोबेबल। ठीक है, प्रोबेबल सेंटेंस। तो इसमें आप देखोगे बिकॉज ऑफ द रेन, एक कंडीशन दी गई है, बिकॉज ऑफ द रेन आई वुड हैव बीन स्टक इन द ट्रैफिक जैम। तो यहाँ पे आप देखोगे मैं उस ट्रैफिक जैम के अंदर फंस सकता था, तो ये वाली सिचुएशन, आप फंस भी सकते थे, नहीं भी फंस सकते थे, इस सिचुएशन प्रोबेबल सिचुएशन। तो इसमें आप ओपन कंडीशनल का यूज करोगे, तो आपका जो आंसर होगा आई माइट स्टक इन द ट्रैफिक जैम। अगर आप माइट की जगह वुड लिखना चाहते हो तो भी ठीक है, आई वुड स्टक इन द ट्रैफिक जैम, बिकॉज ऑफ द रेन आई वुड स्टक इन द ट्रैफिक जैम। लेकिन माइट जो है, माइट थोड़ी सी पॉसिबिलिटी को दिखाता है, थोड़ी सी उसके अंदर आप देखोगे उसके अंदर थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी को दिखाता है, वुड नहीं दिखाता है, माइट शो करता है थोड़ा, आई माइट स्टक इन द ट्रैफिक जैम। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। पता चल गया आपको कॉन्सेप्ट कंडीशनल्स का। ओके, नेक्स्ट इज न्यूटन इज वन ऑफ द एस्टीम साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। जब भी मैंने आपको ये बोला है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले अभी तक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जितने भी मैंने टॉपिक आपको बताए हैं, उनमें से हर साल लगभग ये रिपीट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इसको देखो, ध्यान से देखो, वन ऑफ मैनी, अगर ऐसे वाली फ्रैक्शन आपको कहीं भी मिलती है, वन ऑफ मैनी, वन ऑफ दिस, ये वाली फ्रैक्शन जब भी आपको मिलेगी तो इसका मतलब होता है आप किसी चीज में से कुछ चूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर उसमें से कुछ सेलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ अस्टीम साइंटिस्ट हैं दुनिया के, उसमें न्यूटन एक जो है उसका एक पार्ट है, इज वन ऑफ द अस्टीम साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब है ये टोटल होना चाहिए और ये उसका पार्ट होना चाहिए। अब टोटल होगा तो वो जरूरी है कि वो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल और सिंगुलर दोनों चलेगा। अगर यहाँ पे ऑफ से पहले जो लिखा होगा वो प्लूरल और सिंगुलर कुछ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सपोज कीजिए यहाँ पे 15 बंदे हैं एस्टीम साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, न्यूटन उनमें से एक है, लेकिन न्यूटन के साथ मैं कोई और ऐसा चीज लगा दूं कि वो दो ऐसे आदमी हो, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर मेरा पार्ट होगा वो भी प्लूरल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। लेकिन कोई चीज किसी का पार्ट तभी बनेगी जब वो प्लूरल होगा, तो इसका मतलब जो है साइंटिस्ट है वो प्लूरल होने चाहिए। यहाँ पे आप साइंटिस्ट को चेंज करके आप साइंटिस्ट लिखेंगे, तब क्या होगा, प्लूरल होगा और न्यूटन उसका पार्ट बन जाएगा। ठीक है, न्यूटन इज वन ऑफ द एस्टीम्ड साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, शी गोन आउट फॉर ए वॉक बेयरली एन आवर एगो। ओके, अब देखिए ध्यान से, इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट बताता हूं जो इसके अंदर यूज नहीं हो रहा है लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। आपको गो वर्ब आपने देखी होगी, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, गो, वेंट, गॉन, आपने वर्ब सुनी होगी, बिल्कुल। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, गो की जो वर्ब थर्ड फॉर्म है वो है गॉन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तभी यूज कर सकते हो जब आपके साथ या तो बी की कोई फॉर्म हो, बी की फॉर्म के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे जो कि पैसिव सेंटेंस बनेगा। दूसरा, जब आपके पास हैव की कोई ना कोई फॉर्म हो, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे तब आपका क्या बनेगा, परफेक्ट टेंस। अगर हैव की फॉर्म जो है, अगर आपने हैड यूज कर ली, आपको पता है हैव की भी ढेर सारी फॉर्म होती हैं, जैसे बी की फॉर्म होती है, बी की फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इज एम आर होती है, पास्ट के अंदर वॉज वर होती है, परफेक्ट के अंदर बीन होती है, कॉन्टिन्यूस के अंदर बीइंग हो जाती है, और हैव की भी ऐसे ही होती है, हैज और हैव प्रेजेंट के अंदर और पास्ट के अंदर हैड हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर पास्ट के अंदर यूज करोगे तो हैड हो जाएगी बी हैव की फॉर्म। तो मैंने आपको बोला वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती, वो या तो उसको बी की फॉर्म के साथ लिखोगे पैसिव बनाकर, या उसके साथ हैव की फॉर्म लगाओगे, उसको परफेक्ट बनाओगे। परफेक्ट आपके ऊपर, या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट बनाओगे अकॉर्डिंग टू द नीड, या फिर आप पास्ट परफेक्ट बनाओगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो गोन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, ना तो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बी की फॉर्म यूज हुई है, ना हैव की फॉर्म यूज हुई है, तो इसका मतलब ये तो आएगा ही नहीं, गलत है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैं इसको बी की फॉर्म लगा देता हूँ, चलो बी की फॉर्म सपोज कीजिए आप लगाना चाहते हो, राइट, बी की फॉर्म आप लगाना चाहते हो, ये एक्शन जो है पास्ट का है, शायद बी की फॉर्म आप यूज करो, चलो ठीक है। वॉज लिखना चाह रहे हो, शी वॉज गॉन, शी वॉज गॉन, मतलब वो खुद ब खुद नहीं गई, यहाँ पे मीनिंग ही गलत डिफाइन होगा। ठीक है, शी वॉज गॉन, इसको पैसिव फॉर्म में वैसे तो यूज करना ही नहीं चाहिए, ओके, मतलब बी की फॉर्म के साथ इसको यूज करना नहीं चाहिए। शी वॉज गॉन वो गलत है, पैसिव मीनिंग यहाँ पे चाहिए नहीं, वो खुद ब खुद गई है, एक्टिव मीनिंग की जरूरत है। तो शी वॉज गॉन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हटा के
सिंपल आप क्या लिख सकते हो, वेंट लिख दो। सिंपल सी बात ये है। शुरुआत के अंदर भी वेंट बता देता, आप सभी लोगों ने वेंट को है पहले ही जान लिया होगा कि वेंट इसका आंसर है, लेकिन आप लोगों को ये इतना कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या क्या यूज होता है, कब यूज होती है। तो ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, राइट। सो शी वेंट आउट फॉर ए वॉक बियरली एन आवर एगो। और एगो मैंने आपको बोला था, एगो क्या होता है और बिफोर क्या होता है। एगो और बिफोर में मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं। एगो जो होता है वो प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हो जब एगो यूज होता है, ठीक है। सपोज कीजिए ये प्रेजेंट है और इस पॉइंट से हम पास्ट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे यूज होगा एगो। लेकिन सपोज कीजिए आप पास्ट टू पास्ट जा रहे हो, ये आपका पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट, ये आपका पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा। यहां से आप इस तरफ जा रहे हो तो आप बिफोर यूज करना होगा। अगर पास्ट से आप पास्ट की तरफ जाओगे तो आपको बिफोर यूज करना होगा, लेकिन यहाँ पे एगो यूज हुआ है, आप पास्ट प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जा रहे हो तो वैसे भी पॉइंट ऑफ टाइम आपका दिखा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करना चाहिए, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे वैसे भी गलत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स, वही केस है अभी मैंने आपको बताया, वन ऑफ मैनी फ्रैक्शन वाली केस है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट का खेल है। टॉपिक जो है आपका सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का, यहाँ पे आपको वर्ब में फंसाया गया था। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका वर्ब का है, ये वाला क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। ध्यान से देखिए, तो चॉकलेट्स हो गया, ठीक है। ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है चॉकलेट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, इज वर्ब किसके लिए यूज हुई है। इज वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा, इज वर्ब का सब्जेक्ट है बॉक्सेस, ठीक है। तो बॉक्सेस के लिए जो कि प्लूरल है, उसके लिए प्लूरल वर्ब ही चाहिए, यहाँ पे आप आर का यूज करोगे, ठीक है। ये सिंपल था, इसको जल्दी खत्म करते हैं। सो योर आंसर वुड बी द बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू हैव रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम यू नॉट मिस द ट्रेन। देखिए ये तो पढ़ने में अजीब सा लग रहा है, हालांकि मैं कभी भी आपको पढ़ के ग्रामर नहीं सिखाता हूँ, ना तो ट्रांसफॉर्मेशन से सिखाता हूँ, ठीक है, सॉरी ट्रांसलेशन से सिखाता हूँ। ट्रांसलेशन से भी नहीं सिखाता कि इसका मीनिंग ये बन रहा है तो ये इसका आंसर होगा, नहीं। ट्रांसलेशन से हम इंग्लिश नहीं सीख सकते, वो एक बहुत ही गलत तरीका है। आपको जो इंग्लिश सीखनी चाहिए वो उसके कॉन्सेप्ट जान के ही सीखनी चाहिए, ट्रांसलेशन से इंग्लिश मत समझिए। अच्छा, तो देखते हैं, इफ क्या है, कंजंक्शन, कंजंक्शन ऑफ अ कंडीशन। इफ के बाद कोई ना कोई कंडीशन लिखी होगी, जो कि ये लिखी हुई है, इफ यू हैव रीच द स्टेशन ऑन टाइम, ये उसकी कंडीशन होगी, इफ हो गया कंजंक्शन। उसके बाद ये आपकी क्लोज होगी मेन क्लोज। इफ के साथ जो क्लोज लिखी होती है वो आपकी होती है सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज। और ये जो आपका सेंटेंस होगा पूरा जिसके अंदर सबऑर्डिनेट क्लोज यूज होती है, वो आपका सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, प्लीज चेंज दिस सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स, प्लीज चेंज दिस सेंटेंस टू सिंपल, प्लीज चेंज दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड और कंपाउंड इनटू कॉम्प्लेक्स। अगर आपको सेंटेंस ही नहीं पता होगा ये कॉम्प्लेक्स है कंपाउंड है, आप नहीं कर पाओगे। तो ये आप समझिए ध्यान से, सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स और इसके अंदर कंजंक्शन यूज हुआ है इफ। और ये जो है आपका कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, कंडीशनल का दोबारा से है। कंडीशनल का एक बार मैंने आपको बता दिया, ये कंडीशनल का जो क्वेश्चन है दोबारा से आ चुका है। और मैंने आपको 3 कंडीशनल बताए थे, ओपन, सेमी क्लोज्ड एंड क्लोज्ड। ओपन में सिचुएशन प्रोबेबल होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सेमी क्लोज्ड के अंदर जो सिचुएशन होती है इम्प्रोबेबल होती है, होने के चांसेस कम है। थर्ड के अंदर क्या होता है, सेमी क्लोज्ड के अंदर क्लोज कंडीशनल के अंदर ये सिचुएशन होती है जो आपकी कंडीशन है वो फुल खत्म हो चुकी है, उसका रिजल्ट भी पास्ट में आ चुका है, और आज आप बैठ के उसको इमेजिन कर रहे हो पास्ट में जाके, आपकी कोई पास्ट की इमेजिनेशन है। सपोज कीजिए आप अभी ग्रेजुएट हो चुके हो, आपकी जॉब भी लग चुकी है, राइट। तो आप कह रहे हो कि मेरा 10th क्लास के अंदर काश में और ज़्यादा पढ़ लेता तो और ज़्यादा मार्क्स आते, ना तो वो उतने मार्क्स आ सकते हैं ना आप उतना पढ़ सकते हो, क्योंकि वो टाइम बीत चुका है ना, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। वो क्लोज्ड के अंदर होता है, वो क्लोज कंडीशनल का केस होता है। अब यहाँ पे आप देखिए कौन से वाला कंडीशनल आपको लग रहा है, इफ यू हैव रीच द स्टेशन ऑन टाइम यू नॉट मिस द ट्रेन। अब पहली बात तो यू नॉट मिस द ट्रेन होता ही क्या, ये तो डायरेक्टली हमें गलत दिख रहा है। आपने यहाँ पे नॉट का यूज किया है एक एडवर्ब, उसके बाद मिस आपने लिख दिया है, और इसके साथ कोई भी आपने दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं की है, जो कि ये गलत है। तो आपको जो आंसर करना होगा इसका, वो आंसर ये हो सकता है, इफ यू हैड रीच द स्टेशन ऑन टाइम यू वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन, ठीक है, यू वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन। तो ये वाला इसके अंदर क्या हो सकता है, ये वाला आप इसमें कॉन्सेप्ट डाल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे ये जो सिचुएशन है इसका रिजल्ट भी आ चुका है और ये हमारी पास्ट की इमेजिनेशन है। तो मैंने आपको ओपन कंडीशन क्लोज कंडीशनल के अंदर बोला था, आप क्या यूज करोगे, आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक क्लोज के अंदर यूज करोगे और दूसरी क्लोज के अंदर आप यूज करोगे वुड
प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे, और वो यही यूज हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए हैड प्लस रीच, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैड, और वुड हैव मिस्ड, मिस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपका क्लोज्ड कंडीशनल बन जाएगा, राइट। इफ यू हैड रीच द स्टेशन ऑन टाइम यू वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन, राइट। अगर तुम वहां पे पहुंच जाते टाइम से, आपकी तुम्हारी ट्रेन जो है मिस नहीं होती, लेकिन वो हो गई, ठीक है। रिजल्ट ये है बट इट डिड, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ पीपल गोइंग फॉर इंग्लिश मूवी इज ड्रास्टिकली इंक्रीज, ड्रास्टिकली इन इंक्रीज, ठीक है। अब दोबारा से देखते हैं, लेफ्ट टू राइट एनालाइज करते हैं। द नंबर ऑफ पीपल गोइंग फॉर इंग्लिश मूवी इज ड्रास्टिकली इन इंक्रीज, द नंबर ऑफ पीपल गोइंग फॉर इंग्लिश मूवी, ये आप देखोगे ये पूरा आपका क्या हो गया, एक फ्रेज होगी, दिस इज अ नाउन फ्रेज। ये क्या होगी आपकी नाउन फ्रेज होगी, जो कि एज एन ऑब्जेक्टिव है, एज एन सब्जेक्ट है, सॉरी एज एन सब्जेक्ट काम कर रही है, किसके लिए, इज वर्ब के लिए। ये पूरी आपकी एक नाउन फ्रेज हो गई है, द नंबर ऑफ पीपल गोइंग फॉर इंग्लिश मूवी इज ड्रास्टिकली इन इंक्रीज। तो ये पूरा आपका एक नाउन फ्रेज है जो कि एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है इस वर्ब के लिए। ड्रास्टिकली क्या है, एक एडवर्ब है। उसके बाद आप देखोगे इज जो होती है लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब किससे कनेक्ट करेगी, कोई कॉम्प्लीमेंट से, अगर वो एक्टिव, अगर वो लिंकिंग वर्ब है तो। लेकिन अगर आप इज को एक्टिव फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो इज के साथ जो वर्ब लिख सकते हो वो कैसी आएगी, आईएनजी फॉर्म के अंदर। अगर उसको पैसिव बनाओगे तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बी की फॉर्म के बाद आप जो भी वर्ब लिखोगे, या तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखोगे पैसिव बनाने के लिए, अगर बी की फॉर्म के बाद आप कोई दूसरी वर्ब यूज करना चाहते हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर आईएनजी यूज होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। बी की फॉर्म के साथ ये दो ही वर्ब की फॉर्म यूज हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। अब यहाँ पे आप देखिए, ये ड्रास्टिकली एडवर्ब आपने डाल दिया, उसके बाद इन इंक्रीज, इन प्रपोजिशन दे दी, इंक्रीज क्या है, गलत है, ओके। इंक्रीज वहां पे आपने वर्ब यूज कर दी, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वहां पे वर्ब नहीं आती, तो ये गलत हो गया। आपको इन जो है ड्रॉप करना होगा, और यहाँ पे आपको एक्टिव मीनिंग देने की जरूरत है, तो आप यहाँ पे इंक्रीजिंग लिखेंगे। द नंबर ऑफ पीपल गोइंग फॉर ए इंग्लिश मूवी इज ड्रास्टिकली इंक्रीजिंग, राइट। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, वी शुड ऑलवेज वर्क टू कीप पोल्यूशन ओवर कंट्रोल। ओवर और अंडर का कॉन्सेप्ट है, प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, दोबारा लिख लो इसके ऊपर कहीं पे भी, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ योर प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ओवर और अंडर। आप सभी को पता है कि अंडर कब यूज होता है, ओवर कब यूज होता है। जैसे कोई चीज आपके टेबल के ऊपर रखी है तो आप बोलोगे ओवर द टेबल। अगर कोई चीज किसी के नीचे से जा रही है, द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, तो वहां पे आप अंडर प्रेपोजिशन का यूज करोगे। तो ये लिमिट करने के लिए होता है, ओवर एंड अंडर, ठीक है। तो लिमिटेशन के लिए ही, लेकिन यहाँ पे आप लिमिटेशन देखोगे, वी शुड ऑलवेज वर्क टू कीप पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, तो इसकी एक पर्टिकुलर लिमिट तय की है, राइट। तो उसकी लिमिट के हिसाब से हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे अंडर का यूज करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं जल्दी से। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, आई हैव मेड दिस पेंटिंग। आपको पैसिव वॉइस के अंदर ये चेंज करना है, ठीक है, कर देंगे, क्या दिक्कत है। पैसिव वॉइस के अंदर जब भी आपको चेंज करना होता है तो आपको देखना पड़ता है भाई सबसे पहले टेंस क्या है, या फिर सब सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, या फिर ऑप्टेटिव है, या फिर इंपैरेटिव है। यहाँ पे सेंटेंस जो है आपका असर्टिव है, ठीक है, कोई भी इंटरोगेटिव नहीं है। दूसरी चीज आपको ये चेक करना पड़ता है कि जो आपका सेंटेंस है, वो आपका जो सेंटेंस है पर्टिकुलरली उसके अंदर टेंस कौन सा यूज हुआ है, हैव मेड, मतलब परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो टेंस चेंज नहीं होगा, पैसिव भी बनाओगे तो परफेक्ट टेंस ही लिखना पड़ेगा। दूसरा, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप सब्जेक्ट बना दोगे, और जो इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना दोगे, तो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रही होंगी, टेंस चेंज नहीं होगा, ओके। सो दिस पेंटिंग हैज बीन मेड बाय मी, तो यहाँ पे आप देखोगे बी की फॉर्म भी आ गई, और ये आपका परफेक्ट भी बन चुका है। यहाँ पे आपने हैज का यूज किया है, और बी की थर्ड फॉर्म भी आ गई है, और मेन जो वर्ब है वो भी थर्ड में होगी। तो ये आपका परफेक्ट भी बन गया और पैसिव भी बन गया, ठीक है। पैसिव कब बनता है, जब बी की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। अब बी की फॉर्म जो है, बी हमने यहाँ पे यूज कर ली, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी जो कि पैसिव बनाएगा, और हैज के साथ हमने क्या कर दिया, बी की थर्ड फॉर्म यूज कर दी जो कि क्या बनाएगा, परफेक्ट बनाएगा। समझ गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इज ही द म्यूजिशियन फॉर द इवनिंग। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, इज ही द म्यूजिशियन फॉर द इवनिंग, क्वेश्चन मार्क है, मतलब इंटरोगेटिव है। तो यहाँ पे आपको पैसिव के अंदर चेंज करना है, पीछे भी आपको पैसिव के अंदर चेंज करना था। तो एक्टिव पैसिव बहुत आते हैं आपके यहाँ पे, ध्यान से देखिए। जब भी आप पैसिव के अंदर चेंज करोगे
मैंने आपको बोला था सेंटेंस क्या है, मतलब किस टाइप का है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव ही रहना चाहिए, राइट। तो इंटरोगेटिव बदलोगे नहीं। दूसरा टेंस क्या है, इज यूज हुआ है तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ओके। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अंदर अब क्या सीखोगे, इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको ये सीखना है कि भाई अगर आपका सेंटेंस जो है उसके अंदर लिंकिंग वर्ब यूज हुई है तो वहां पे आप पैसिव बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, पैसिव बनता ही नहीं, तो आपको यहाँ पे टेंस चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे इज जो है, इज अ लिंकिंग वर्ब, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के पैसिव नहीं बनते, तो आप क्या यहाँ पे यूज करोगे, आप इसको परफेक्ट टेंस के अंदर चेंज करोगे। जैसे ही, और जैसे आप इंटरोगेटिव है तो ही से शुरू नहीं होगा, तो इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले लगेगी, ऑक्सिलरी वर्ब भी जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप हैज ही बीन चोजन द म्यूजिशियन फॉर द इवनिंग, हैज ही बीन चोजन द म्यूजिशियन फॉर द इवनिंग इज द करेक्ट आंसर। हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, अब ये पैसिव बन गया है, ठीक है। हैज ही बीन चोजन द म्यूजिशियन फॉर द इवनिंग, तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही समझने का था। लिंकिंग वर्ब का पैसिव नहीं बनता, आपको उसको टेंस चेंज करना पड़ेगा तो उसका पैसिव बन जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज आई टोल्ड हिम डोंट बी लेट और यू विल मिस द फ्लाइट। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस का, जिसको हम नरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ये क्या है, पर्टिकुलर सेंटेंस है, ध्यान से देखिए। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर करना है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जब आप करते हो तो सबसे पहले चेंज करने से पहले एनालाइज कर लो जो गिवन स्टेटमेंट है वो कैसी है। भाई इंटरोगेटिव है, असर्टिव है, इंपैरेटिव है। ये जो स्टेटमेंट है इंपैरेटिव है, जिसके अंदर कोई ऑर्डर और एडवाइस दी हो वो इंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है, और उसको चेंज करने का तरीका जो होता है वो दूसरी टाइप ऑफ सेंटेंस से अलग होता है। अगर ये असर्टिव होती तो इसका चेंज करने का तरीका अलग होता, लेकिन जो स्टेटमेंट है ये असर्टिव नहीं है, ये इंपैरेटिव है। इसको चेंज करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो चेंजेस इन इंपैरेटिव सेंटेंस, यहाँ पे आप देखो, पहले आप नीचे मत पढ़ना, कुछ भी जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ने की कोशिश करना, नहीं तो आप थोड़े पजल्ड हो जाओगे। तो सबसे पहले आप देखिए चेंजेस इन इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर, अगर आप देखें सैड टू, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और कोटेशन के बाद जो होता है उसके बाद लिखते हैं हम क्या, आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। जो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर है, और ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। समझिए, इतना समझ में आया। तो इंपैरेटिव सेंटेंस में जब भी हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो जो आपका सैड टू होगा वो ऑर्डर के अंदर चेंज हो जाएगा, एडवाइस के अंदर और रिक्वेस्ट के अंदर। जैसे आई ही सैड टू मी, कि ये आपको करना है, तो ही सैड की जगह ही ऑर्डर्ड मी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चेंज होता है। दूसरा एक मेजर चेंज जो इसके अंदर होता है, आप यहाँ पे कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। जब आप इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करोगे वहां पे आपको टू और नॉट टू यूज करना होता है, लेकिन कब टू यूज करें और कब नॉट टू का यूज होगा ये देखने की जरूरत है। नॉट टू का यूज जब होगा जब आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो नेगेटिव हो, और यहाँ पे नेगेटिव ही है, तो आप नॉट टू का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये जो इस प्रोनाउन के अंदर क्या चेंज होगा और इस टेंस के अंदर क्या चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच में जो टेंस होगा यहाँ पे आप देखिए ये आपका फ्यूचर टेंस है, यू विल मिस द फ्लाइट, राइट, यू विल मिस द फ्लाइट। तो इस फ्यूचर टेंस को हम क्या करेंगे, पास्ट के अंदर चेंज कर देंगे, विल की जगह वुड हो जाएगा, और यू जो है हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, दिस इज अ सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये देखिए अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पे है, ये रही, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, और हिम किस केस के अंदर है, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। आप देखोगे इट्स अ पॉजेसिव, आई टोल्ड हिम, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है, इसके अंदर ध्यान से आप देखिए, ठीक है। तो इसको आप जब चेंज करोगे, इसको अगर आप चेंज करोगे तो आपको कैसे करना होगा, ही वुड मिस द फ्लाइट, राइट। यहां पे आप लिखोगे ही वुड मिस द फ्लाइट, तो आप यहाँ पे यू को, जो मैंने आपको बोला था जो सेकंड पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्या है, हिम यूज हुआ है, लेकिन यू जो है सब्जेक्टिव केस था, इसलिए आपको हिम का भी सब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा जो कि होगा ही, ठीक है। इसलिए उसका सब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा क्योंकि यू जो है सब्जेक्टिव केस के अंदर है, और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर भी वो यू ही होता है, ये मजे की बात है। लेकिन यहाँ पे जो है ये यू जो है आपका सब्जेक्टिव केस है, इसलिए आपको हिम का भी सब्जेक्टिव केस यूज करना पड़ेगा, ही वुड मिस द फ्लाइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ही इज अ पोर्ट्रेट पेंटर, ही इज वेरी पॉपुलर अमंग पीपल। ये आपको एंड का यूज करके दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। देखिए ये सबसे पहले मुझे आप बताइए, ये जो स्टेटमेंट दी गई है ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। सीएपीएफ में सेम कॉन्सेप्ट पूछा है
इन द ईयर आई थिंक 2020 में पूछा था, 21 में पूछा गया। उन्होंने बोला था प्लीज कन्वर्ट दीज टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ध्यान से सुनना, प्लीज कन्वर्ट दिस टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। सॉरी, आप इसको कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट कीजिए। एक सेकंड के लिए आप क्या कीजिए, इसको भूल जाइए कि ये स्टेटमेंट जो डायरेक्शन है आपको नहीं मिली। अगर इसकी जगह आपको ये दिया जाता कि प्लीज कन्वर्ट दिस सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, तो आप क्या करते? तो आप थोड़े से पजल हो जाते, क्योंकि आपको पता नहीं कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, आपको नहीं पता कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कौन सा कंजंक्शन यूज होता है। तो इसीलिए जो चीजें हैं वो हम डिस्कस करते हैं अपने पर्टिकुलर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जहां पे आपको चीजें जो है बेसिक से बताई जाती है। ठीक है, यहाँ पे वीडियो के अंदर बेसिक बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो घंटों घंटों के लेक्चर्स होते हैं। इतना लंबा डिलीवर करना यूट्यूब पे थोड़ी सी मुझे लगता है कि कई बार चीज़ें ठीक नहीं रहती यूट्यूब के एल्गोरिदम की वजह से। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी क्रिस्प रखनी पड़ती है। ठीक है, तो और उससे ये होता है जो हमारे साथ जुड़ते हैं उसमें फिल्टर हो जाता है नॉलेज का, बच्चों का फिल्टर हो जाता है। जो सच में सीखना चाहते हैं वो ही हमारे साथ जुड़ते हैं, तो थोड़ा सा उनको पढ़ाने में, उनसे बात करने में हमें थोड़ी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और वो जो बच्चे हैं वो हमसे रिसीव करना चाहते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, वो सच में पढ़ने आते हैं तो उनको पढ़ाने का भी मन करता है। यूट्यूब पर सब पढ़ने नहीं आते ना, सब इंजॉयमेंट के लिए भी आते हैं। अब देखते हैं, ये आपको डायरेक्शन दी गई है कंबाइन द टू सेंटेंसेस यूजिंग एंड। अगर इसकी जगह आपको ये लिखा होता कंबाइन दिस टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, तो आज जब भी आप एंड का ही यूज करते हैं। मजे की बात समझ में आ गई? तो यूपीएससी सेम कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, लेकिन कान जो है घुमा के पकड़ रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कब क्या कर रहा है यूपीएससी। अब ध्यान से देखो, आप ये भी कर सकते हो कि फुल स्टॉप हटा के आप डायरेक्ट एंड का यूज कर सकते हो, ऐसे भी जुड़ जाएगा, लेकिन वो बहुत अच्छा सेंटेंस नहीं लगेगा। एक स्ट्रीमलाइंड मैनर में अगर आपको इसको यूज करना है तो आप कैसे करोगे? जैसे ही इज अ पोर्ट्रेट पेंटर एंड इज वेरी पॉपुलर अमंग पीपल। अब एंड के बाद मैंने कोई सब्जेक्ट यूज नहीं किया, क्यों? जो इस प्रपोजिशन है वो बता रही है जो इसका सब्जेक्ट होगा वो ही होगा। समझ गए? तो जो इज प्रपोजिशन है इसका जो सब्जेक्ट है वो ही है। अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट दोनों वर्ब के लिए यूज हो रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे ही, अगर इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता तो आप यहाँ पे इस वर्ब को बिना किसी सब्जेक्ट के नहीं लिख सकते थे। यहाँ पे आपको वो सब्जेक्ट लिखना पड़ता। ठीक है, कुछ भी लिखना पड़ता, दे लिखना पड़ता, दे आर वेरी पॉपुलर अमंग पीपल, अगर वो अलग है तो। ठीक है, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट एक ही है, तो आप उस सब्जेक्ट को, ऑप्शनल है आपके पास, लिखो चाहे ना लिखो, तो आप यहाँ पे कर सकते हो इज ए पोर्ट्रेट पेंटर एंड इज वेरी पॉपुलर अमंग पीपल। तो यहाँ पे एंड जो है वो यूज कर लिया हमने। डायरेक्शन आपको ये दी गई थी, दो सेंटेंस को यूज करना है एंड का यूज करके। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ही वॉज सर्चिंग फॉर द बैट फुल स्टॉप, इट वॉज अंडर द बेड सो ही कुड नॉट फाइंड इट। आपको जो दोनों सेंटेंस है यूजिंग देयरफॉर कंबाइन करने हैं। दोबारा से एक सेकंड के लिए भूल जाइए कि आपको ये डायरेक्शन दी गई है कंबाइन द टू सेंटेंसेस यूजिंग देयरफॉर। अगर इसकी जगह ये लिखा होता कंबाइन दीज टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि देयरफॉर जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते। ठीक है, तो अगर ये डायरेक्शन होती तो शायद आप लोग थोड़ा सा शायद मुझे लगता है कि आपको मुसीबत होती इसके अंदर, इसको चेंज करने में। तो कंबाइंड द टू सेंटेंसेस यूजिंग देयरफॉर आपको डायरेक्टली दिख रहा है, लेकिन अगर आपको ये बोल दे कोई कंबाइन दिस टू सिंपल सेंटेंसेस, ये दोनों क्या है, आप देखोगे इस दोनों भी सिंपल नहीं है। ये वाला सिंपल है, इसके बाद सो क्या है? सो एक कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है? कंपाउंड कंजंक्शन है। कंपाउंड कंजंक्शन कैसा सेंटेंस बनाता है? सॉरी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो कि एक कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। तो ये जो आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, राइट? तो आपका एक सिंपल है, एक आपका कंपाउंड है, वो आपको किसके अंदर चेंज करना है? कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये स्टेटमेंट है, तो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे? ध्यान से देखो, देयरफॉर किस लिए यूज होता है? फॉर अ रिजल्ट। देयरफॉर के बाद, देयरफॉर जो आपका कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, उसके बाद आपको कोई रिजल्ट वाली क्लोज लिखनी होती है कि जिस क्लोज के अंदर कोई रिजल्ट आए। अब दोनों के अंदर देखो, दोनों स्टेटमेंट के अंदर देखो, रिजल्ट किसके अंदर है? ही वॉज सर्चिंग फॉर द बैट और ही कुडंट फाइंड इट, उसको वो नहीं मिला। तो ये कुडंट फाइंड जो है उसके अंदर रिजल्ट दिख रहा है हमें कि उसे वो चमगादड़ जो है वो नहीं मिली। तो देयरफॉर के बाद ये आपका आना चाहिए, देयरफॉर ही कुड नॉट फाइंड इट, राइट?
तो ये आपकी सेंस बननी चाहिए, तभी आप क्या करोगे, इसको अच्छे से यूज कर पाओगे। नाउ ही वॉज सर्चिंग फॉर द बैट विच वॉज अंडर द बैट, देयरफॉर ही कुडंट फाइंड इट, राइट। ही वॉज सर्चिंग फॉर द बैट, यहाँ पे मैंने विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है, जो कि किसके लिए यूज हो रहा है, द बैट के लिए यूज हो रहा है। और वॉज अंडर द बैट, ये क्या है, वॉज। अब जो वॉज हमारी, जो आप देखोगे हमारी वर्ब है, उसके लिए जो सब्जेक्ट है वैसे विच है, और विच का इंसिडेंट क्या है, द बैट, ठीक है। अल्टीमेटली द बैट के लिए यूज हुआ है विच। सो द बैट वॉज अंडर द बैट, इसलिए मैंने विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लिया, जो कि ऐसे कंजंक्शन भी काम करता है। तो हमारे यहाँ पे आप मजे की बात देखिए, दिस इज द क्लोज नंबर 1, विच क्या है हमारा कंजंक्शन नंबर 1, वॉज अंडर द बैट ये हमारी क्लोज नंबर 2 है, देयरफॉर जो है हमारी ये कंजंक्शन नंबर 2 है, और ही कुडंट फाइंड इट ये क्लोज नंबर 3 है। समझे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक पर्टिकुलर कंजंक्शन 2 क्लोज को जोड़ सकता है, और 3 क्लोज को जोड़ने के लिए हमें 2 कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो 2 कंजंक्शन कौन कौन से हैं, विच और देयरफॉर, राइट। तो यही था आपका इंडियन फॉरेस्ट एग्जाम के अंदर 2017 में जो टॉपिक पूछे गए थे। बड़ी अच्छी इस तरह से हमने कोशिश किया कि आपको एक्सप्लेन करें, और काफ़ी इसके अंदर मेहनत लगती है, आप सोच भी नहीं सकते, पूरा दिन चला जाता है इस पर्टिकुलर वीडियो को तैयार करने में, इसको पीपीटी बनाने में, फिर इसको डिलीवर करने में, फिर इसको यूट्यूब पे ले जाने के लिए। और ठीक है, लाइक सब्सक्राइब अगर कर सको तो बहुत अच्छा है। और दूसरा, पेपर 2 का नया बैच शुरू हो रहा है, और इसके अंदर बहुत ही तरीके से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। पेपर 2 के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कोई चीज़ ना समझ में आई हो आज के लेक्चर पे, तब भी आप इस कमेंट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे, या कॉल करके पूछ सकते हो, दूसरा कमेंट करके भी पूछ सकते हो वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू।